जब आपको एक बात पता हो कि जो टॉपिक मेरे द्वारा पढ़ाने के बाद उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, फिर भी आप नहीं पढ़ पाए, तो आप सरकारी जॉब के सच में हकदार नहीं हैं। ये चीज़ मैं दिल खोल के कह रहा हूँ, क्योंकि जो टॉपिक मैं कराऊँगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। और एक चीज़ और है, यदि 1% उससे बाहर क्वेश्चन चला भी गया और वो आपसे नहीं हो तो वो किसी से नहीं होगा, और जो किसी से नहीं होगा उसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता है। और जैसे जीएसटी, जो हमारा जीएसटी वाला जो हमने टॉपिक कराया था, उसको इतना पसंद किया गया कि बहुत बड़े-बड़े चैनलों ने, बड़े-बड़े, बहुत मतलब अपने मुँह से क्या कहना कि स्क्रीनशॉट दिखाना वो भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ, इतनी जगह वो जीएसटी देखा गया है और पहुँच गया है कि सच में लोग कहते पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं इतना पढ़ने के बाद है। तो मैं एक ही बात कहूँगा, ये क्वेश्चन वहीं से आता है जहाँ से हम पढ़ाते हैं। कोई चीज़ एग्जाम आए तो देख लेना। आप लोग ढीले पड़ गए हो, लेकिन जो इंडियन एग्रीकल्चर है, इसको कराने के बाद फिर आप लोग कहोगे वाह, ऐसी हमने कभी भारतीय कृषि हमने पढ़ी ही नहीं। चलो देखते हैं। और थोड़ा लंबा वीडियो जाएंगे, और हो सकता है इसके 2 पार्ट आएँ, लेकिन हाँ, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। हाँ, 100% इतनी गारंटी लेते हैं, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। कृषि क्या होती है? भूमि पर फसल एवं इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध नाम कृषि विज्ञान कहलाता है। ठीक है, भूमि पर फसल व इसके उत्पादन से संबंधित क्रमबद्ध नाम फसल क्या क्या कहलाता है? फसल कहलाता है। यहाँ पे क्रमबद्ध नाम है, अरे यार, यहाँ पे क्रमबद्ध ज्ञान होगा। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान कृषि विज्ञान कहलाता है। और आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। जो लोग ढीले पड़ गए हैं उनका तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होगा। हम अपनी किस प्रकार से अपनी क्या नाम टॉपिक वाइज सब कुछ कराते चल रहे हैं। स्थानांतरित कृषि कहते हैं, कृषि के प्रकार। किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, जो जैसे किसान है अपने परिवार की, तो इसे स्थानांतरण कृषि या झूम कृषि, मतलब घूमते फिरते हुए। आज जैसे कि कहीं जंगल वन काट दिए, ठीक है, जंगल और वन काट दिए वाला, तो यहाँ अपनी कृषि वगैरह रहने लगे, खेती करने 4 से 8 साल तक रहे। फिर अगला बार क्या नाम अगली जगह गए तो वहाँ से काट के, तो इसलिए स्थानांतरण होता रहता है 4 से साल में। तो उसे क्या कहते हैं? स्थानांतरण कृषि या झूम खेती कहते हैं, झूम कृषि कहते हैं। अब देखो गहन कृषि। गहन कृषि क्या होती है कि अधिक उत्पादन के लिए प्रति भूमि इकाई पर पूंजी व श्रम अधिकतम। जैसे गहन कृषि होती है कि अधिक उत्पादन के लिए प्रति भूमि इकाई पर पूंजी भी अधिक लगाएगा और अधिक श्रम भी लगाएगा। जैसे कि 1 यूनिट 1 वर्ग किलोमीटर एरिया है, इस पर खूब ज़्यादा क्या नाम पूंजी लगाएगा। पूंजी का मतलब है कि अच्छी जुताई करेगा, जुताई ट्रैक्टर से खूब करके, और क्या नाम कीटनाशक वगैरह खूब, मतलब पूंजी लगा दी, और खूब मतलब उसमें कटाई बिनाई और सब काम करने के लिए श्रम, मतलब कि लेबरिंग भी अच्छी लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं? गहन कृषि कहते हैं। मिश्रित कृषि क्या कहते हैं कि खेती के साथ साथ पशुपालन भी, जैसे कि हमारे आजकल गाँव में होता है कि सब लोग खेती भी करते हैं, खेती के साथ में जानवरों को पालना भी, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। स्थानाबद्ध कृषि क्या होता है कि स्थानाबद्ध कृषि कुछ नहीं होता है, किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से किसान अपने परिवार के साथ रहकर कृषि करता है। कि किसी स्थान विशेष पर स्थायी रूप से, स्थानाबद्ध मतलब कि यहाँ पे हमारा एरिया होगा, रुक गया, ठीक है, गाँव, जैसे गाँव हो गया हमारा, और एक गाँव के बाहर छोटे मोटे सबके खेत हो गए, हमारा गाँव हो गया, और क्या नाम है इधर खेत हो गए। तो यहाँ पे हम रेगुलर रह रहे हैं लेकिन अपनी खेती भी कर रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? स्थानाबद्ध। स्थानाबद्ध मतलब एक स्थान पे रह के खेती करना, तो इसे क्या कहते हैं? तो एक इसीलिए इसे कहते हैं स्थानाबद्ध खेती या स्थानाबद्ध स्थानाबद्ध कृषि बोलते हैं। और इतना बता रहे कि इस भारतीय कृषि करने के बाद आप यूपीपी, यूपीएसआई, यूपीएसआई और जितने भी टॉपिक है, जितने भी क्या नाम, जहाँ कहीं भी भारतीय कृषि नामक टॉपिक है, हमें लगता है हर एग्जाम, हमें लगता है कि हर यहाँ से लेके मतलब जीडी से लेके यूपीएससी तक के वाला पाया जाता है टॉपिक, तो इसे हम उस लेवल तक करा के ले जाएंगे। और आप लोग बताइएगा लास्ट में कि सच में बहुत अच्छा लगा। जो भी ये पूरी क्लास कर लेगा, उसके बाद कृष्णा में कोई भी जानवर आपके माइंड से हमेशा के लिए निकल जाएगा। खरीफ की फसल, या इसे बोलते हैं वर्षा काल की फसल। यदि आपसे ऑप्शन में पूछा जाए कि वर्षा काल की फसल क्या होती है, तो वर्षा काल की फसल क्या होगी? खरीफ की फसल, वर्षा काल की फसल। इसकी जो बुआई होती है वो जून और जुलाई के बीच में होती है, और जो इसकी कटाई होती है, आप लोगों को पता भी होगा, जो इसकी कटाई होती है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में होती है। और इसमें कुछ खास पढ़ने लायक है नहीं, और इसके उदाहरण जरूर याद रखना: धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, अरहर, उड़द, ये सब क्या है? खरीफ की फसल के उदाहरण है। अब रबी की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, और अप्रैल और मई में काटी जाती है, अप्रैल और मई में काटी जाती है। आप लोगों को पता होगा जो खेती वगैरह करते हैं, सभी के हम मतलब हमारा भी बैकग्राउंड एग्रीकल्चर है, तो आप लोगों मैक्सिमम एग्रीकल्चर है, तो खेती बाड़ी सब जानते हो। इसके गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू, सरसों,
क्या है, रबी की फसल के उदाहरण है। भदई, गर्मा, भदई, गर्मा या जायद की फसलें, तो इन्हें क्या, मई गर्मा मतलब गर्मी की यहाँ पे भदई या गर्मी, गर्मा गर्मी कर लो, यहाँ पे हमें लगता है गर्मी कर लो, ठीक है। गर्मी की फसल भदई या गर्मी या जायद की फसलें मई जून में बोई जाती हैं और क्या नाम, जून और जुलाई में, मई और जून में बोई जाती हैं। ज़्यादा नहीं है, मैंने मार्च कर लो यहाँ पे, मार्च या मई जून का कुछ पूछा तो जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या नाम इनका काट दो, इसके कोई लेना देना नहीं। इनके बस एग्जाम्पल याद रखना, तरबूजा, खरबूजा, मक्का, रागी, ककड़ी, ये सब पानी वाली फसलें, गर्मी में क्या तो पानी की कमी, तो पानी वाली फसलें बोई जाती हैं। आर्थिक क्या नाम जायद की फसलें होती हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर, आर्थिक महत्व के आधार पर अन्न, ये देखो अन्न क्या होता है, अन्न इन्हें सीरियल्स, इन्हें बोलते हैं सीरियल्स। तो अन्न यूपीएससी में बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्न में क्या क्या आता है। अन्न में धान आते हैं, गेहूँ आता है, जौ आता है, मक्का, बाजरा, ज्वार। दलहन में अरहर, चना, मूंग, मटर, मसूर, सोयाबीन। तिलहन में जो तेल वाली होती है, मूंगफली, सरसों, तोरी, तीसी और बर्रे। नकदी फसल क्या होती है, आलू, गन्ना, जिनसे मतलब तुरंत बेच कर हमें पैसा मिल जाए, आलू, गन्ना, कपास, जूट, कहवा, रबड़, सरसों, तिल और मूंगफली तथा सभी फल, जितने भी फल होते हैं वो किसमें, नकदी फसलों में आते हैं। चारे वाली फसलें क्या होती हैं, बरसीम, नेपियर, नेपियर घास नहीं जो 12 मासी, जो मतलब हमेशा रहती है, सूडान घासें, जई, जई नहीं ऐसे करके होती है, लंबी लंबी जई करके, जो जौ की खेती की तरह होती है। हरी खाद वाली फसलें क्या, सनई, मूंग, लोबिया, ढैंचा। सनई और ढैंचा याद रखना, ठीक है अच्छे से। जीवन चक्र के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं। एक वर्षीय फसल, जो जिनकी बुवाई एक वर्ष में होती है, एक वर्ष में वो करने को तैयार हो जाती हैं, जिनकी मतलब बुआई के बाद एक वर्ष से कम समय में तैयार हो जाती हैं, या एक ही वर्ष में बोकर कट के सब मतलब फिनिश हो जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक वर्षीय। जैसे गेहूँ 4-5 महीने में तैयार होती है, मक्का 4-5, धान 4-5 महीने, आलू 3-3 महीने में शायद तैयार हो जाता है। तो ये सब एक के साल के अंदर ही बोकर काटी जा सकती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, एक वर्षीय फसल। हमारी मान लें तो लास्ट तक क्लास ले गए तो कृषि से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। द्विवर्षीय फसलें, जो 2 वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करती हैं, उन्हें द्विवर्षीय फसल कहते हैं। चुकंदर होता है। बहुवर्षीय फसलें 2 वर्ष से अधिक का समय लेते हैं, उन्हें क्या करते हैं, बहुवर्षीय फसल कहते हैं। वो मतलब जैसे घास नहीं, नेपियर वाली घास बताई थी, ये तो 12 मास खड़ी रहती है, चाहे 2 साल, 4 साल, 3 साल जितना चलाओ। गन्ना 2 साल से अधिक में लगता है इसमें। रेशेदार फसलें, जूट और कपास, जिसमें रेशे होते हैं और कुछ नहीं, इसलिए रेशेदार फसलें। शर्करा युक्त फसलें, गन्ना, चुकंदर, जिसमें शर्करा, चीनी पाई जाती है। औषधीय फसल, चाय, कॉफ़ी, भांग और तंबाकू, गांजा, जिनमें मतलब कि नशा होता है। उन और जो दवाएं होती हैं वो अक्सर ड्रग्स और इनसे सबसे बनाई जाती हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, नशे वाली फसलें। घास वर्ग में फसल कौन सी, देखो घास वर्ग में कौन कौन सी आती हैं, धान है, गेहूँ है, मक्का है, ज्वार है, गन्ना, ये सब घास वर्ग में आती है। विस्तृत कृषि, खेती का आकार बहुत बड़ा, अधिकांश कार्य यंत्रों से, शारीरिक श्रम एवं पूंजी अधिक। अब जैसे बहुत बड़ा फॉर्म होता है, जैसे अमेरिका में खेती होती है तो बहुत बड़े बड़े ट्रैक्टर, बहुत बड़े बड़े मतलब वो होती हैं गेहूँ कटिंग वाली मशीनें। और जहाँ काम खुद ही सोचो, मशीनें करेंगे तो श्रम अधिक होगा, श्रम कम होगा लेकिन पूंजी अधिक होगी। तो विस्तृत कृषि वाली, सघन कृषि वाली किन्हें कहते हैं, श्रम व पूंजी की अधिक, खेतों का आकार छोटा, जैसे अपने गांव घर में होती है। जैसे यहाँ पे खेत भी छोटे, फिर भी लेबर बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ बड़े ट्रैक्टर चल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए लेबर लगाने पड़ते हैं। आर्द्र खेती, जहाँ वर्षा अधिक होती है, जैसे चावल है, आर्द्र खेती, जूट है, गन्ना है। शुष्क खेती, जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे दक्षिण भारत हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे पानी की कमी, तो यहाँ पे शुष्क खेती होगी। एकल खेती, जहाँ का वातावरण किसी एक ही फसल के लिए अनुकूल, जैसे असम और वेस्ट बंगाल चाय के लिए, सिर्फ और सिर्फ चाय वहाँ बोई जाती है। अब देखो, इसे क्या बोलते हैं, मिश्रित खेती, प्रधान फसल के साथ दो दो साथ साथ पूरक फसल उगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित खेती, मिश्रित खेती। अब जैसे गेहूं के साथ हम सरसों बो देते हैं, आलू के साथ सरसों बो देते हैं, तो आलू के साथ और भी सारी चीज़ें मतलब जो दो एक साथ 2 फसलें बोई जा सकती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्रित खेती। झूमिंग खेती या स्थानांतरण खेती में पहले बता चुके, जंगलों को काटकर खेती योग्य बनाया जाता है और 4 से 10 साल, 4 से 8 साल तक लोग रहते हैं, फिर अगले की तरफ मूव ऑन कर जाते हैं। और अब ये असम और मेघालय जो पूर्वोत्तर भारत है उसमें झूमिंग खेती होती है। अन्य नाम इनको क्या नाम, इनके अन्य नाम क्या है, काटो जलाओ, कर्तन दहन, बुश फैलो, ये क्या नाम, झूमिंग खेती के नाम है। एमपी में दैया कहा जाता है, यूपी भी 2018 का क्वेश्चन है। मणिपुर में पामुल कहा जाता है। झारखंड में कुरुल या कुरावा, पश्चिमी घाट या मतलब केरल में, पश्चिमी घाट या केरल में, यहाँ पे लिख लो। देखो क्लास लेने का यही फायदा है, जो चीज़ कैसी होती है वो चीज़ मतलब उसमें हम बता देते हैं। पश्चिमी घाट, कुमारी। अब रोपण कृषि, जैसे रबड़, चाय, कहवा, अनाज, जिनका मतलब पौध द्वारा, जैसे कि चावल होता है, इनको पौध द्वारा लगाते हैं। जैसे पहले इनके बेड़ बोई जाती है, जिसे बेड़ बोलते हैं, पौध बोलते हैं। उसके बाद इनके क्या नाम, इनको उखाड़ के दोबारा गिराया जाता है, तो इनमें क्या होते हैं, इसे रोपण कृषि कहते हैं। भारत में फल उत्पादन देख लो।
अमरूद यूपी में सबसे ज़्यादा होता है, और प्रयागराज, लखनऊ, हरदोई ये सब ज़्यादा फेमस है। बिहार उसके बाद। अनानास असम और वेस्ट बंगाल में होता है। अनानास असम, वेस्ट बंगाल। अंगूर पंजाब और एमएच। अंगूर को कैसे याद रखो? शराब कहाँ खूब पी जाती है? पंजाब में पी जाती है। तो पंजाब हो गया, अंगूर के लिए वाइन बनती है। आम यूपी में तो खूब ही जानते होगे, दशहरा आम, चौसा आम, तरह तरह के आम। हरदोई, लखनऊ। हरदोई जो हमारा ज़िला है, हरदोई के हम रहने वाले हैं, तो हरदोई, लखनऊ। केला, केरला। केला, केरला। देखो केरला हटा दो, केला 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 हो जाएगा, केरला, केला। कर्नाटका, क्या कहा? केरला, कर्नाटका में देखो काई से दोनों, केरला कर्नाटका, तो केला कहाँ होगा? केरला और कर्नाटका में। लीची यूपी और बिहार में। बिहार के स्पेशल दो जिले चंपारण और मुजफ्फरनगर। देखो, नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? पत्तियों के बीच सफ़ेद सफ़ेद जो धब्बे बन जाते हैं, किसकी कमी से बनते हैं? नाइट्रोजन की कमी से बनते हैं। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी, ये चीज़ याद रखो यार, लेकिन इसे जरूर याद रखो, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का भी, Mg मैग्नीशियम। इसके बिना कोई पौधा हरा नहीं होता। पौधा किसके बिना अपने रंग को प्राप्त नहीं कर सकता है? मैग्नीशियम के बिना। यूपीपी 2013 क्वेश्चन पूछा गया था कि पौधा किसके बिना अपना रंग, हरा रंग प्राप्त नहीं कर सकता? किसके बिना नहीं प्राप्त कर सकता? मैग्नीशियम के बिना। सरसों के तेल में क्या पाया जाता है? सरसों के तेल व प्याज में सल्फर पाया जाता है। ठीक है। कृषि, जिस भूमि से जिस जिस भूमि से क्षार सॉरी जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे बंजर भूमि कहा जाता है। जिस भूमि में क्षार की मात्रा अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? बंजर भूमि या ऊसर भूमि कहते हैं। केंचुआ किसान का मित्र, प्रकृति का हलवा। इनके केंचुए के नाम देख लो, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किसान का मित्र, प्रकृति का हलवा, पृथ्वी की आंत, मृदा उर्वरता का बैरोमीटर। मृदा उर्वरता का बैरोमीटर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? केंचुए को। जो नहीं ऐसे, क्या नाम उसकी तरह होता है, जो लड़कियां बहुत खाना पसंद करती हैं, अरे चाउमीन की तरह यार। चाउमीन बोलते हैं, नूडल्स, जो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें ऐसे लंबे 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 ऐसे करके खींच जाती हैं एकदम से, तो उसे क्या बोलते हैं? चाउमीन। चाउमीन जो गेंसे की तरह, जिसे गेंसा बोलते हैं गाँव में। कृषि के प्रकार, विटीकल्चर अंगूर की खेती होती है। पिसीकल्चर एक्वाकल्चर, पीसीआई एक्वाकल्चर मछली की खेती होती है। ठीक है। और सेरीकल्चर रेशम की होती है। रेशम के जो कीड़े जो रेशम बनाते हैं उसमें उसे कोकीन कहते हैं। सेरीकल्चर रेशम। हार्टिकल्चर फल। ओलिवीकल्चर जैतून। और आरवी कल्चर वृक्षों व झाड़ियों के। ये आरवी कल्चर बहुत पूछा गया था क्वेश्चन, आरवी कल्चर। तो हॉर्टिकल्चर किसकी पूछेगी? वृक्षों व झाड़ियों से। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था। एपीकल्चर शहद, शहद के लिए। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी फ्लावर, फूल के लिए। सिल्वी वनों का संरक्षण के लिए। वेजिकल्चर, मानव द्वारा की गई आदिम कृषि, वेजिकल्चर। नेमरीकल्चर, वनों के से फल फूल कंदमूल फल का संग्रह, ये उससे नेमरीकल्चर है। ओलरीकल्चर, सब्जी के लिए। मेरीकल्चर, समुद्र में जीवों का उत्पादन के लिए। वर्मीकल्चर, केंचुए के उत्पादन के लिए। और पोमोलॉजी, फल विज्ञान कहते हैं पोमोलॉजी को। कुछ चीज़ें डबल होंगे, रिवीजन भी करते चलो। झूम कृषि के अलग अलग नाम क्या है? झूम कृषि उत्तर भारत में होती है। झूम उत्तर भारत, जो झूम कृषि कहाँ बोले तो उत्तर पूर्वी भारत में बोले। दीपा छत्तीसगढ़ में बोला जाता है, छत्तीसगढ़। पोंडू आंध्र प्रदेश। केरल ओणम, केरल ओणम। झूम कृषि स्थानांतरित कृषि में पहले भूमि के वन को जलाकर साफ कर लिया जाता है। काट और जलाओ या भूस्खलन भी कृषि से कहते हैं। अब देखो ऑर्गेनिक कृषि, ऑर्गेनिक कृषि। इसमें उर्वरक व कीटनाशक का उपयोग बिल्कुल वर्जित होता नहीं होता है। 1930 और 40 से शुरू हुई थी। इसके जनक थे अल्बर्ट हार्वर्ड थे। और ऑर्गेनिक कृषि का पहला राज्य सिक्किम था, जो पूर्णतया 100% था। गेहूं का मूल स्थान क्या है? फिलिस्तीन है। गेहूं का मूल स्थान क्या है? फिलिस्तीन है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान क्या है? नई दिल्ली में। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान जोधपुर में है। कपास तकनीक अनुसंधान प्रयोगशाला मांटुगा मुंबई में है, मांटुगा। भारतीय घास व चारा अनुसंधान संस्थान झांसी यूपी में है। अब देखो, भारतीय उद्यान कृषि अनुसंधान संस्थान हैसरघाट बंगलौर में, हैसरघाट बंगलौर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ है? कोयम्बटूर में। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? अमरूद को कहा जाता है। जो यूपी में प्रयागराज इलाहाबादी अमरूद बहुत ज़्यादा फेमस है। मसालों की रानी इलायची को बोला जाता है। रेशम के कीड़े को कोकीन, कोकून बोलते हैं। आलू एक प्रकार का तना, आलू क्या है? एक प्रकार का तना। लहसुन में गंध किसके कारण आती है? एलाइसिन के कारण होती है। और प्याज और क्या नाम, सरसों में क्या होती है? सल्फर के कारण होती है। लहसुन में किसके कारण? एलाइसिन के कारण। मिर्च का लाल रंग कैप्सेंथिन के कारण होता है। कैप्सेंथिन, कैप्सेंथिन। तो 3 बार कहना तो याद हो जाएगा। कैप्शन याद रखना, थिन तो अपने आप लिख लेना। चावल का कटोरा छत्तीसगढ़ को बोला जाता है। विश्व वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो एनडीडीबी, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके सूत्रधार कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। सूत्रधार इसके कौन थे? वर्गीज कुरियन थे। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन,
1970 में गुजरात आनंद में इसकी स्थापना हुई थी। दूध का pH 6.6 होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज किया था, जौ था। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। धान की खेती के साक्ष्य कोल्डिवा छत्तीसगढ़ में मिले थे। भूदान आंदोलन कहाँ हुआ था? 18 अप्रैल 1951 को। FCI यहाँ पे एफ है। FCI स्थापना फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 में दिल्ली में हुई थी। कृषि लागत व मूल्य आयोग CACP इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। जो MSP जारी करता है, MSP जारी करता है, MSP जारी करता है कितनी फसलों के लिए? 23 फसलों के लिए। गेहूं का MSP प्रेजेंट में कितना? 2275 है। MSP प्रणाली 1966-67 में गेहूं के लिए शुरू की गई थी। जो MSP प्रणाली 1966-67 में गेहूं के लिए शुरू हुई थी, जब क्या नाम? हरित क्रांति शुरू हुई थी। ई नाम इसका फुल फॉर्म क्या है? ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कभी शुरू हुआ था? 2016 में ये प्रोग्राम शुरू हुआ था भारत में। देखो इसका मार्केट इतना याद रखना, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए इसे मतलब ये लग जाए जहाँ पे तो समझ जाना। तो भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? यूपी। एरिया क्षेत्र वाइज मतलब। और भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य पंजाब है। देखो सिंचित भारत में ये क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज़्यादा सिंचित कौन था? यूपी है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए भारत में सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? पंजाब है। और देखो भारत में सर्वाधिक सिंचाई कुएं व ट्यूबवेल से होती है। कुएं व ट्यूबवेल से होती है भारत में। अब देखो नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होती है? यूपी में होती है। तालाब द्वारा सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है। पौधे के विकास के लिए आवश्यक तत्व लगभग 16 है। आवश्यक तत्व लगभग 16 है। अशोक दलबई 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए 2022 तक क्या नाम आय को दोगुना करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? अशोक दलबई समिति बनाई गई थी। यूपी यूपी को शक्कर का प्याला कहा जाता है। चना यूपी के सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाई जाने वाली दलहन फसल है। और ये किस क्षेत्र में उगाई जाती है? इसकी खेती कहाँ होती है? बुंदेलखंड में होती है। इसकी खेती कहाँ होती है? बुंदेलखंड में होती है। अफीम गाजीपुर व बाराबंकी में उगाई जाती है। अफीम खूब याद रखना, जो भी इसमें वही दिया गया है जो क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अरहर मुख्यतः बुंदेलखंड में बोई जाती है। गाजीपुर में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री है। गाजीपुर में क्या है? अफीम की एकमात्र फैक्ट्री कहाँ है? गाजीपुर में। यूपी में सोयाबीन कहाँ होता है? बुंदेलखंड में होता है। अब जन्म स्थान देख लो 2-4 फसलों के। देखो भारत में गन्ना और ज्वार मूंग का हुआ। अफ्रीका में देखो बाजरा एक शुष्क फसल है, तो कहाँ होगा? अफ्रीका में। अफ्रीका के पानी से रही कंटिनेंट है। अमेरिका में अमरूद की, इथोपिया में कॉफ़ी की, चीन की जौ, सोयाबीन, मैक्सिको में मक्का की। काला नमक चावल कहाँ होता है? सिद्धार्थनगर में होता है। गन्ना उत्पादन में प्रथम कौन है? यूपी प्रथम है। गन्ना उत्पादन प्रति हेक्टेयर में कौन है? तमिलनाडु। प्रति हेक्टेयर मतलब कि जैसे इतने क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गन्ना, इतना क्षेत्र तमिलनाडु का ले जाए और इतने क्षेत्र यूपी का ले जाए। तमिलनाडु वाले इतने क्षेत्र में ज़्यादा गन्ना होता है, तो इसे कहते हैं प्रति हेक्टेयर, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। गन्ना यूपी की सर्वाधिक नकदी व प्रमुख व्यावसायिक फसल है। गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयोग की जाती है। गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी? दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर कौन सा राज्य? पंजाब। हेक्टेयर वाला समझ गए। और चावल की मुख्यतः तराई व पूर्वी यूपी में खेती होती है। चावल की मुख्यतः यूपी में कहाँ से खेती होती है? तराई व पूर्वी, जो क्या नाम तराई क्षेत्र जो नहीं, ये क्या नाम गोरखपुर की साइड पाया जाता है, सिद्धार्थनगर की साइड पाया जाता है। वेस्ट बंगाल प्रथम व यूपी दूसरे स्थान पर उत्पादन में। किसके? चावल के उत्पादन में वेस्ट बंगाल प्रथम व यूपी दूसरे स्थान पर है। मक्का उत्पादन यूपी तृतीय स्थान पर है। हरित क्रांति अधिक उपज देने वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या हरित क्रांति की इसका एक उद्देश्य है। चाय में थीन व कॉफी में कैफीन पाया जाता है। भारत में कुल राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है। राष्ट्रीय आय का 22% कृषि से आता है। हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको से हुई थी। इसके जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के? अमेरिका के। भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। 1966-67 में। उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना था। और इसका फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, इसमें कौन सा बीज यूज हुआ था हरित क्रांति में? HYV, हाई यील्ड वेराइटी। और किस प्रोग्राम के तहत यह क्रांति? हाई यील्ड वेराइटी प्रोग्राम के तहत लाई गई थी। उस टाइम पे PM कौन थी? इंदिरा गांधी। कृषि मंत्री चिदम्बरम थे। दशक 1960 और 70 का था। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा व यूपी में शुरू की गई थी। इसका जन्म स्थल पंतनगर उत्तराखंड में। यह मुख्यतः पंजाब हरियाणा में स्टार्टिंग में इसका क्या नाम सबसे ज़्यादा देखने को मिला था। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ थी? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। श्वेत क्रांति जनवरी 1970 में वर्गीज कुरियन। जनवरी 1970 में वर्गीज कुरियन के कर्ता धर्ता थे। अमूल का फुल फॉर्म क्या था? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को है। श्वेत क्रांति का दाइंड 1996 को हुआ। श्वेत क्रांति मतलब कब खत्म हुई थी? 1996 में।
जो नाबार्ड क्या नाम कृषि वगैरह के लोन वोन वगैरह देते रहते तो उसके लिए नाबार्ड का फुल फॉर्म बहुत जगह पूछा जाता है, हर जगह पूछा जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। समिति कौन सी थी? शिवरमन समिति, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में, और अधिकतम ऋण अवधि इसकी 15 वर्ष। इसमें मतलब 15 वर्ष तक के लिए आप इससे लोन ले सकते हो। अब कृषि यंत्र देख लेते हो। खुरपी खरपतवार व आवांछित छोटे पौधों के लिए, जैसे छोटी क्या नाम धूप वगैरह होती है उसे हटाने के लिए खुरपी का यूज करते हैं। और फावड़ा जंगली घास व मिट्टी काटने हेतु, जैसे फावड़ा बहुत गलत चीज़ होती है, फावड़ा मेड़ बहुत कटवाता है गाँव में। जैसे कि आपका खेत है और या ये आपके चाचा का खेत है, तो यहाँ पे चाचा भी लेके आया थोड़ा वो क्या नाम फावड़ा, और ऐसे 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 काट दी। यहाँ से आपके ताऊ लेके आए, ऐसे ऐसे काटती हुई लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है। क्योंकि हमारे गाँव के हर गाँव में यहाँ पे खेती केवल मेड़ पे सबसे ज़्यादा होती है। ये इस एरिया में खेती कोई नहीं करेगा, सबसे ज़्यादा खेती मेड़ पे होती है। सबसे ज़्यादा फसल का उत्पादन भी मेड़ से करेगा, क्योंकि उसे पता है कि अगला आदमी मेड़ से ही करोड़पति हुआ है। बल्कि हाँ, खेती से कोई करोड़पति नहीं होता, बस जीविका चलती है। लेकिन फिर भी इतनी मानसिकता गिरी होती है हमारे गाँव में कि लोग यहाँ पे खेती करना चाहेंगे, यहाँ पे मेड़ के किनारे खूब फावड़ा चलाएंगे अंधाधुंध, और फिर वही जाएगा क्या नाम थाने वाले कोर्ट, फिर उल्टा करके फिर यही सब चलता रहता है। इसीलिए मेड़ पे लड़ाई ना लड़ो, सबसे अच्छा रहेगा। मेड़ पे लड़ाई वही लड़ेंगे जिनमें दिमाग कम होता है। अब देखो फावड़ा हो गया, बटाईदार शेयर क्रॉपिंग जिसे बोलते हैं। जैसे नहीं गाँव में बटाईदार होता है, बटाई ले ले 50-50%। अब उसमें मतलब कि आपका खेत हो गया, अब कोई दूसरा आपको आदमी मिल गया तो उसने क्या नाम आप पे 50-50 के लिए आपने कर लिया। लेबरी वगैरह कटाई बटाई सब उसी की हो जाती है। तो गाँव वाले रहते हैं उन्हें बटाईदार शेयर क्रॉपिंग पता होगी। अरहर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? महाराष्ट्र में, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद 1 2 3 उसके बाद कहाँ होती है? एमपी यूपी में। बाजरा राजस्थान यूपी बिहार में। कॉफ़ी कर्नाटक केरल और तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा। उसके बाद कपास गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र में। जूट वेस्ट बंगाल असम और फिर बिहार में। चावल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल फिर यूपी में। सोयाबीन महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश और राजस्थान में। चाय सबसे ज़्यादा असम फिर वेस्ट बंगाल में। तंबाकू कहाँ होता है सबसे ज़्यादा? गुजरात में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर यूपी में। तिलहन सबसे ज़्यादा राजस्थान, फिर एमपी, फिर गुजरात में। गेहूँ यूपी एमपी पीवी मतलब पंजाब। अब देखो गन्ने का एमएसपी एफआरपी मतलब फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा जारी किया जाता है गन्ने का मूल्य, जो एमएसपी होती है। क्रांतियाँ देख लो। हरित क्रांति कृषि उत्पादन के लिए, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, गुलाबी क्रांति जिसे पिंक रिवोल्यूशन बोलते हैं झींगा मछली के लिए, पीली क्रांति सूरजमुखी व तिलहनों के लिए। सूर्यमुखी व तिलहनों मतलब जिनसे तेल निकलता पीला पीला सरसों का तेल। लाल क्रांति मांस या टमाटर, मांस भी लाल होता है, मतलब कि मांस भी लाल होता है, टमाटर भी लाल होता है, इसे लाल क्रांति। गोल क्रांति आलू आलू कैसा होता है? गोल होता है, इसीलिए गोल क्रांति। रजत मतलब सिल्वर, अंडा सफ़ेद होता है सिल्वर की तरह, जिसे क्या बोलते हैं? सिल्वर क्रांति बोलते हैं। सुनहरी या स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन के लिए, बागवानी के लिए क्या बोलते हैं? उसे सुनहरी क्रांति बोलते हैं। इंद्रधनुषी क्रांति क्या होती है? कृषि की समग्र मतलब इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, मतलब सब कुछ मतलब इंद्रधनुष में आ जाता है सारे रंग। तो इसकी कृषि की समग्र मतलब कृषि संबंधी समग्र क्रांति के लिए क्या होती है? एक इंद्रधनुषी क्रांति लाई गई थी। अब देखो भूरी क्रांति, गैर पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन और उर्वरक के लिए। भूरी क्रांति मतलब ब्राउन रिवॉल्यूशन, हमेशा उर्वरक के लिए याद रखना, ठीक है। कृष्ण क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता है। खनिज तेलों के लिए क्या होती है? कृष्ण क्रांति। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए। अमृत जल क्या होता है? अमृत है जल ही जीवन है, तो अमृत क्या होगी? जल। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए। सदाबहार हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करने के लिए। टिकाऊ कृषि से क्या होता है? सदाबहार हरित कृषि। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण संस्थान देख लो। खाद्य एवं कृषि संस्थान है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है रोम इटली में। विश्व मौसम विज्ञान का है जिनेवा में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान वाशिंगटन डीसी में। खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान का वाशिंगटन डीसी में। संयुक्त चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस मनीला में। अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय कृषि संस्थान के आबादान नाइजीरिया में। झूम कृषि आप लोगों को बता चुके, फिर भी एक बार झूम कृषि देख लीजिएगा। झूम कृषि कृषि स्थानांतरित कृषि से ही कहते हैं। ये सब बता चुके हैं और इनके बस नाम हम आप लोगों को दिखाने आए। काटो और जलाओ, बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। झूम कृषि पूर्वी राज्यों में झूम कृषि, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा में पौध बोलते हैं, केरल में ओनम बोलते हैं, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीवर बोलते हैं, मध्य प्रदेश मसान पेंडा बीरा, और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा बोलते हैं। और इससे कुछ नहीं होता है। और विश्व के उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में इस प्रकार की कृषि बड़ी अनुकूलता से की जाती है। काटो और जलाओ खेती। निर्वाह कृषि देखो, भारत में अनादिकाल से कृषि की पद्धति प्रचलित रही है। खाद्यान्न फसलों की प्रधानता होती है, खाद्य फसलों की प्रधानता होती है तथा वर्ष में 2 या 3
फसलें सघन रूप से उगाई जाती हैं। मानवता पशुबल का प्रयोग कर पुराने ढंग से उपकरणों की सहायता से घरेलू मांग की पूर्ति के लिए कृषि की जाती है। इस कृषि में सिंचाई सुविधाओं की कमी, सूखा तथा बाढ़ की स्थिति, उन्नत बीज, उर्वरकों एवं कीटनाशकों का न्यून प्रयोग होता है। निर्वाह मतलब कि बस निर्वाह कृषि का मतलब ये है कि उसमें कुछ ज़्यादा हो नहीं पाता है और हमको एक जीवन निर्वाह कर सकते हैं। जैसे भूखे मरे ना, बस खाने को हमारा पेट भरता रहे, निर्वाह चलता रहे हमारा, बस उस खेती को क्या कहते हैं, निर्वाह कृषि बोलते हैं। अब देखते हैं निर्वाह कृषि क्या है, वो गहन कृषि क्या है। गहन मतलब इंटेंसिव फार्मिंग। एक कृषि भूमि की प्रत्येक इकाई पर अधिक मात्रा में पूंजी एवं श्रम का उपयोग कर एक निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम संभव उत्पादन किया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, क्या नाम, गहन कृषि कहते हैं। गहन कृषि का उदाहरण, अधिक शस्य गहनता वाला क्षेत्र सघन कृषि क्षेत्र माना जाता है। वास्तव में अधिक जनसंख्या घनत्व, कम भूमि उपलब्धता वाले क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकता, उन्नत बीजों, कीटनाशक दवाइयों, मतलब जहाँ पे कम खेती हो तो यहाँ पे मतलब कीटनाशक दवाइयों सब यूज करके एक अच्छी खासी फसल हम उगा सकते हैं, बस और कुछ नहीं। विस्तार खेती हम आप लोगों को बता ही चुके हैं पहले। पारिस्थितिकी खेती देख लीजिएगा। इस कृषि प्रणाली में पारिस्थितिकी संपदा को बिना हानि पहुंचाए कृषि की जाती है। मतलब कि उसको, मतलब जो भी हमारे पारिस्थितिकी चीज़ें हैं उनको हम हानि नहीं पहुंचा सकते। खेती में, ज़मीन में क्या क्या पाया जाता है उसे, तो जैसे कीड़ा मकोड़े पाए तो वो मरे भी ना, तो उसे हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक चीज़ें यूज करेंगे जिससे कि हमारी हर चीज़ की क्षमता बनी रहे अपनी अपनी। रासायनिक उर्वरकों कीटनाशकों के स्थान पर जैविक मतलब वही ऑर्गेनिक उर्वरकों कीटनाशकों को वरीयता दी जाती है। कृषि की इस पद्धति का उद्देश्य प्रकृति से उसकी सामर्थ्य तक उत्पादन लेना। जैसे प्रकृति की, जैसे कि हमारी ज़मीन है, इससे हमारा 2 कुंटल तक इसकी क्षमता है कि हम अपने नेचुरल रूप से दे सकते हैं। लेकिन जैसे कि इंजेक्शन, जैसे नहीं क्या नाम, मुर्गी से इंजेक्शन लगा अंडे दिला दिए जाते हैं, जैसे धरती के इंजेक्शन लगा के 2 का 5 कुंटल हम गेहूँ करवाने लगे, तो इसे क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी इको फार्मिंग। पारिस्थितिकी गतिविधियों में न्यून हस्तक्षेप करना था। वर्मी कंपोस्ट, वही क्या नाम, खाद वगैरह या केंचुआ वाली खेती। कीटनाशक के रूप में नीम खाद का उपयोग तथा टिश्यू कल्चर पर जोर दिया जाता है। यह है रेचिंग खेती। रेचिंग इस प्रकार की कृषि में प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। जो प्राकृतिक, जो नेचुरल घासें होती हैं वहाँ पे क्या नाम, बकरी, भेड़, इन चीज़ों को चराया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, रेचिंग मतलब चरना। रेचिंग ऐसे रखो, चरना है, यहाँ पे क्या नाम, जानवरों को चराया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तथा तिब्बत, भारत के पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में खेती पाई जाती है, जहाँ पे मतलब जानवरों को चराया जाता है और कुछ नहीं। रेचिंग खेती। देखो, हम ऑर्गेनिक कृषि तो बता चुके। ये कृषि उत्पादन की ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता। ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक तरीके से की जाए खेती और कुछ नहीं। 1900, हम इस पे पहले नोट्स में करा चुके। 1940 के दशक में शुरुआत इसकी हुई थी। इसके जनक थे अल्बर्ट हार्वर्ड माने जाते हैं। भारत में 10 पंचवर्षीय योजना के अंतिम चरण में ऑर्गेनिक खेती के उत्पादन के लिए बाजार है तो राष्ट्रीय ऑर्गेनिक खेती परियोजना की शुरू की गई थी। बस इसे इतना रख लो। एक चीज़ और इसे याद रखनी बस, उत्तराखंड के नैनीताल जिले के माकंदपुर गांव में 100% ऑर्गेनिक खेती होने के कारण इसे ऑर्गेनिक गांव किसे बोलते हैं, माकंदपुर को, उत्तराखंड का गांव है, ठीक है। और सिक्किम पूर्ण रूप से जैविक प्रणाली वाला खेत है, मतलब कि जैविक प्रणाली वाला राज्य। अब देखो ट्रोपोफाइट, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां कहती हैं ट्रोपोफाइट होती हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में वन और घास वाली वनस्पतियां क्या होती हैं, ट्रोपोफाइट होती हैं। ट्रोपो मतलब ट्रॉपिकल वाला सिस्टम। हाइड्रो मतलब हाइड्रा, जहाँ पे भी, जहाँ पे जल की चीज़ याद रखना। और हाइग्रो मतलब आर्द्रता वाली चीज़ें। हाइड्रो लगा वहाँ पे जल याद रखना, और हाइग्रो हमेशा कहीं पे भी हाइड्रो और हाइग्रो मतलब आर्द्रता वाली चीज़ें, ठीक है। जल की ऊपरी सतह पर उगने वाली वनस्पतियाँ, अधिक आर्द्रता वाले जहाँ पे नमी रहती है। जीरो फाइट, जहाँ पे मतलब कि जीरो मतलब फाइट मतलब पेड़ पौधे जहाँ पे जीरो होते हैं। जीरो कहाँ होंगे, जहाँ पे क्या नाम, अनुकूल परिस्थितियाँ। अनुकूल परिस्थितियों का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि पानी या क्या नाम, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पानी की कमी है तो क्या होगा, जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी पानी की कमी क्या होता है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस में क्या बोलती हैं, जीरो फाइट होती हैं। मीसोफाइट, और देखो मीसोफाइट, मीसो मतलब कि छोटा, हल्का, हल्का मतलब वहाँ पे थोड़ी बहुत सर्दी मिलने लगेगी, मतलब शीत और उष्ण, गर्मी और सर्दी, कटिबंधीय टाइप का वनस्पतियाँ। क्रायोफाइट, शीत कटिबंधीय, क्रायो मतलब बिल्कुल ठंडा, वहाँ पे मतलब कि यही टुंड्रा वनस्पति जैसे लाइकेन और काई पाई जा सकती है। हेलोफाइट, हेलो मतलब हेलो नमक, हेलोफाइट नमकीन मिट्टी की वनस्पति जैसे मैनग्रोव। लिथोफाइट, और कठोर चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियाँ, लिथोफाइट। ये खूब पूछा जाता है इसलिए हम वही कंटेंट लाएं जो पूछा जाएगा। पायरोकाइट, पायरो मतलब इससे क्या होता है, हम तापमान मापते, तापमान कब होगा, जब आग जलेगी तो क्या होगा, अग्नि प्रतिरोधी वनस्पतियाँ। तो हमने अपने जो इसका क्या नाम, एग्रीकल्चर में हमने आपको 90% करा दिया। पूरा क्वेश्चन यहीं से आएगा। यदि आप लोग चाहो तो जो 10% का टॉपिक है उसे में पार्ट 2 में हम ला दें। और देखो ये कमेंट वही करेगा जो लास्ट तक वीडियो जिसने देखा होगा, तो बाकी कोई नहीं देख सकता है। जिसने लास्ट तक वीडियो देखा वही कमेंट करेगा हाँ भैया पार्ट 2 भी लाओ। और ज़्यादा कमेंट और वो आएंगे तभी हम पार्ट 2 लाएंगे। और एक कंटेंट कैसा लगा, और इससे हम गारंटी लेते हैं चाहे कोई भी एग्जाम हो दुनिया का, उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। और शेयर और सब्सक्राइब आपके हम
आपके जो शेयर और सब्सक्राइब होता है वही हमें मोटिवेशन देता है, वरना हमारा तो धीरे धीरे मन कम करने लगा था कि कोई पढ़ता है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि पढ़ाना चाहिए। और यूट्यूब का सबसे बेस्ट कंटेंट देने के बाद भी जब ये हालत है आप लोगों की, पढ़ नहीं सकते हो, कि इतनी मोटी मोटी किताबों से 4-5 किताबों से पढ़ने के बाद इतना हम सोर्स लाते हैं, फिर भी आप लोग ऐसा करते हैं। कोई बात नहीं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।